नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अराहुल के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर एवं भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, करा है स्वास्थ्यता किसकी होती है। स्वास्थ्यता किसकी होती है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है तन की, सेकंड है मन की और थर्ड है तन और मन दोनों की। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वस्थता तन और मन दोनों की होती है या दोनों की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना है। योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि अनिवार्य, अनावश्यक, आवश्यक। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन अनिवार्य। योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, योग किस शब्द से बना है। योग किस शब्द से बना है। योग के लिए ऑप्शन दिया गया युग, युज, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर ख सही हो जाएगा। योग युज शब्द से बना है। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन रहे। चौथा क्वेश्चन देखिए, योग कैसी धारणा है। करा योग कैसी धारणा है। सार्वजनिक है, सर्वाधिक है, सार्वभौमिक। योग कैसी धारणा है। सार्वभौमिक धारणा है। योग सार्वभौमिक धारणा है। इसके बाद आइए अब हम लोग भाषा की बात को देखेंगे और उसको समझेंगे। भाषा की बात में सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग भाषा की बात में विलोम शब्द कहते किसे हैं उसको जानेंगे। विलोम शब्द होता क्या है, किसे कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। करा है जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। विलोम शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है तत्सम विलोम शब्द, नंबर 2 है तद्भव विलोम शब्द। इसके अलावा भी विलोम शब्द होते हैं, देशज विलोम शब्द, विदेशी विलोम शब्द, लेकिन आपको मुख्य रूप से इन 2 विलोम शब्दों को पढ़ना है, तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, फिर हम लोग इसके विलोम शब्दों को जान पाएंगे। तो देखिए तत्सम करा है तत्सम। जो तत्सम, तत् माने होता है जिसके, सम माने समान। तत् माने जिसके, सम माने समान। किसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान करा संस्कृत के समान। तत् माने जिसके, सम माने समान, माने संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना बदले ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए। करा है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना बदले ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तत्सम शब्द
कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, वायु। तो ध्यान रखने की बात यह है कि यदि हम तत्सम शब्द का विलोम कर रहे हैं तो विलोम भी तत्सम शब्द ही होना चाहिए, तत्भव शब्द नहीं होना चाहिए। यदि तत्सम शब्द का विलोम हम तद्भव शब्दों में कर देते हैं तो वहाँ हमारा विलोम शब्द गलत हो जाता है। तो आइए नंबर 2 पे तद्भव देखते हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा से ही आया है, लेकिन यह तद्भव शब्द बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा देखें। सबसे पहले करा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बदल कर प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से देख लें। करा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बदल कर प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग हो जाता है, सूर्य का सूरज हो जाता है। इस प्रकार से तद्भव शब्द जो है हिंदी भाषा में बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग तो होते हैं, लेकिन उनका रूप वैसे के वैसे ही रहता है। तो आइए देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के जो कुछ विलोम शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है आवश्यक। आवश्यक का विलोम शब्द होगा अनावश्यक। आवश्यक का क्या होगा विलोम शब्द? अनावश्यक। फिर है नंबर 2 संतुलित। संतुलित, इसका है असंतुलित। संतुलित का क्या होगा? असंतुलित। तीसरे नंबर पे है लाभदायक। लाभदायक का होगा हानिकारक। लाभदायक का क्या होगा? हानिकारक। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है अस्थापित। अस्थापित का होगा विस्थापित। अस्थापित मीन्स होता है निर्धारित, निश्चित करना। विस्थापित माने हटा देना। फिर आता है सकारात्मक। सकारात्मक। फिर होता है इसका विलोम नकारात्मक। आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। तो इस प्रकार से आपके ये रहे विलोम शब्द। अब हम लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्णमाला जानेंगे, वर्णों का मेल जानेंगे, फिर हम आएंगे वर्ण विच्छेद पे। तो वर्ण विच्छेद को जानने से पहले हमको वर्णमाला जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों ने पिछली फर्स्ट सेकंड की कक्षाओं में वर्णों का मेल पढ़ा था, वर्णों को वहाँ मिलाया जाता था। लेकिन अब यहाँ क्या करना है? शब्दों से वर्णों को और मात्राओं को अलग करना है। तो पहले क्या था? आप उनको मिला रहे थे, अब उन्हीं को क्या कर देना है? अलग कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको वर्ण जानने होंगे। वर्ण कहते किसे हैं और वर्ण की परिभाषा क्या है? तो देखिए, करा वर्ण मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी, मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। करा है मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। फिर से देख लें वर्ण की परिभाषा। मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो ये रही वर्ण की परिभाषा। और इसके बाद आता है आपका वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। तो देखें वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का मेल जब विभिन्न वर्ण एक साथ
जब विभिन्न वर्ण एक साथ जब विभिन्न वर्णों को एक साथ मिलाकर उच्चारण करते हैं तो वह वर्णों का मेल कहलाता है। जब विभिन्न वर्णों को एक साथ मिलाकर उच्चारण करते हैं तो वह वर्णों का मेल कहलाता है। जैसे क प्लस मा प्लस ल बराबर कमल। ये हम लोग फर्स्ट सेकंड की कक्षाओं में क्या करते हैं, पहले वर्णों को मिलाना सीखते हैं। अब हम लोगों को क्या सीखना है, इन वर्णों को तो उस समय हम लोग मिलाना सीख रहे थे, लेकिन अब वर्णों को क्या करना है, शब्दों से वर्णों को अलग करना है। शब्दों से वर्णों को अलग करने की क्रिया या विधि ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद। शब्दों से वर्णों को अलग करने की, शब्दों से वर्णों को अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्दों से वर्णों को अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण विच्छेद करने में हमें दिक्कतें क्या होती हैं। उससे पहले हमको कुछ संयुक्त वर्णों के बारे में जान लेना है, जो कि हमें वर्ण विच्छेद करने में परेशानियां करते हैं। तो इनको जब पहले से जान लेंगे तो हमें वर्ण विच्छेद करने में कहीं कठिनाई नहीं आएगी। तो देखिए संयुक्त वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त वर्ण भी हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त वर्ण हैं जो इस प्रकार हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त वर्ण हैं। ये संयुक्त व्यंजनों से इनका निर्माण हुआ है। तो इनको अगर आप समझ जाएंगे तो कहीं भी वर्ण विच्छेद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। ये वर्ण किन वर्णों के संयोग से बने हैं, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो चारों संयुक्त वर्ण हैं किन वर्णों के संयोग से बने हैं, उसको हम पहले जान लेते हैं। और जब भी ये वर्ण किसी शब्द के साथ रहेंगे तो इनका वर्ण विच्छेद हमें इसी तरीके से करना होगा। तो देखें, करा है क प्लस मूर्धन्य स। मूर्धन्य स माने जिन स का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मूर्धा को टच करे, ऊपर की ओर टच करे, उसे मूर्धन्य स कहा जाता है। क प्लस स बराबर क्ष, छत्री। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे त प्लस र बराबर त्र, त प्लस र बराबर त्र। त्र जो है दो वर्णों के मेल से बना है, त और र के। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है कि ज्ञ, ये देख रहे हैं ना ज्ञ, तो ये ज प्लस इय बराबर ज्ञ होता है। ये वर्ण जहाँ भी रहेंगे इनका विच्छेद इसी तरीके से होगा। और इनके साथ अगर कोई मात्रा लगी है तो इसका विच्छेद करने के बाद भी मात्राओं को भी अलग करना होगा। फिर आ जाते हैं हम चौथे नंबर पे, स्र आता है। श्री जैसे हम लोग लिखते हैं स्र की उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मेल से होती है, बड़ा वाला स और र के मिलने से स्र की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके वर्ण विच्छेद को देखते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो उससे पहले आपके जो पाठ्य पुस्तक में है, टेक्स्ट बुक में, उससे पहले कुछ उदाहरण आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र का समावेश हुआ है। उनका वर्ण विच्छेद किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कक्षा। कक्षा का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क हलंत प्लस अ प्लस क के नीचे हलंत, फिर प्लस स प्लस आ। ये ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजन जब पूर्ण रूप से व्यंजन के रूप में होता है उसमें कोई न कोई स्वर अवश्य रहता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा रह जाता है। तो इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि वर्णों के
व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत आपको अवश्य ही लगाना है। अगर व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत नहीं लगाते तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। तो आइए देखिए, त्रिशूल है। त्रिशूल में आपको बताया था दो वर्णों के संयोग से बना है। आधा त प्लस र प्लस ई प्लस स के नीचे भी हलंत लगा है, प्लस उ प्लस ल के नीचे हलंत, फिर प्लस अ। स्वरों में कहीं भी हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है, वह अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता, इसलिए स्वरों में किसी प्रकार का हलंत नहीं लगेगा। लगेगा सिर्फ किसमें? व्यंजन वर्णों में ही हलंत लगेगा। वर्ण विच्छेद करते समय ये विशेष ध्यान आपको रखना है। तो नंबर 3 पे देख लें, ज्ञान। ज्ञान का जब हम विच्छेद करते हैं, ज के नीचे देख रहे हैं हलंत लगा है, प्लस इया के नीचे भी हलंत लगा है, प्लस आ प्लस न के नीचे हलंत, प्लस आ बराबर क्या हो गया? ज्ञान। क्या हुआ? ज्ञान। फिर देखते हैं हम लोग श्राप। क्या है? श्राप। बड़ा वाला स नीचे हलंत प्लस र फिर हलंत प्लस आ प्लस प के नीचे हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण आपको मैंने अपनी तरफ से दिया है। इसके बाद आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए उदाहरणों को आप देखेंगे और एक एक को मैं समझाता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका है वर्ण विच्छेद की प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। सबसे पहला है क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम को कैसे अलग करते हैं तो ध्यान दें। प नीचे हलंत प्लस र नीचे हलंत प्लस आ प्लस अड़ नीचे हलंत प्लस आ प्लस य के नीचे हलंत प्लस आ प्लस माँ के नीचे हलंत प्लस अ। अब जा करके आपका वर्ण विच्छेद हुआ प्राणायाम। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यही है, कोई भी व्यंजन जब हम अलग कर रहे हैं तो उसके नीचे हलंत अवश्य लगाएं, वरना हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। तो देखिए, दूसरे नंबर पे है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। यहाँ स आपको पहले से ही आता है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें किसी प्रकार का स्वर नहीं है। तो स नीचे हलंत प्लस व में स्वर सन्निहित है तो आ जाएगा प्लस आ प्लस स, इसमें भी स्वर नहीं है, हलंत लग जाएगा, प्लस थ नीचे हलंत प्लस य नीचे हलंत प्लस अ बराबर बन जाएगा स्वास्थ्य। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका संतुलित। क्या आता है? संतुलित। आप देख रहे हो यहाँ संतुलित स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। इसको दो तरीके से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। एक तरीका तो आपके सामने दिख रहा है, स नीचे हलंत प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस त हलंत प्लस उ प्लस ल के नीचे हलंत प्लस ई प्लस त के नीचे हलंत प्लस अ। तो आप थोड़ा से और ध्यान दें, यहाँ जो संतुलित लिखा है सन, अगर हम चाहें तो इस अ के ऊपर अनुस्वार लगा सकते हैं, तो भी आपका वर्ण विच्छेद गलत नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आइए आगे फिर हम लोग देखते हैं और वर्ण विच्छेद क्या है। स्वीकार्यता। क्या है? स्वीकार्यता। स प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस आ। तो देख लें, यहाँ आप देख रहे हैं कि स पहले से ही क्या है? आधा है, तो यहाँ स के नीचे हलंत लगा देते हैं, इसमें कोई स्वर नहीं है। प्लस व में बड़ी की मात्रा लगी है, व के नीचे भी हलंत लगेगा, प्लस बड़ी प्लस क के नीचे हलंत प्लस आ के बाद प्लस र के नीचे हलंत प्लस य के नीचे हलंत प्लस अ प्लस त
के नीचे हलंत प्लस आ, तो आपका पूरा वर्ण विच्छेद बन गया। तो हो जाएगा स्वीकार्यता। अब आता है 5वें नंबर पे सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक। स हलंत प्लस अ प्लस क के नीचे हलंत प्लस आ प्लस र के नीचे हलंत प्लस आ प्लस त के नीचे हलंत प्लस म के नीचे हलंत प्लस अ प्लस क के नीचे हलंत प्लस अ। इसको एक बार फिर से देख लें। सकारात्मक। स प्लस अ प्लस क के नीचे हलंत प्लस आ प्लस र के नीचे हलंत प्लस आ प्लस त के नीचे हलंत प्लस म के नीचे हलंत प्लस अ प्लस क के नीचे हलंत प्लस अ। तो आपका सकारात्मक बन गया। लास्ट नंबर का आपका है वर्ण विच्छेद योगासन। योगासन। य नीचे हलंत प्लस ओ प्लस ग नीचे हलंत प्लस आ प्लस स के नीचे हलंत प्लस अ प्लस न के नीचे हलंत प्लस अ। इस प्रकार से आपका ये योगासन हो गया। योगासन वर्ण विच्छेद करते समय दो चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो व्यंजन के नीचे हलंत और संयुक्त व्यंजन वर्णों को। अगर संयुक्त व्यंजन वर्णों को आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका वर्ण विच्छेद वहीं गलत हो जाएगा। तो इसलिए विशेष जरूरी चीज़ें दो हैं। एक तो व्यंजनों के नीचे हलंत और दूसरा संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद आपको दिमाग में रखना है। तो आगे आइए देखिए, हम लोग देखेंगे अब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता क्या है और किसे कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। पर्यायवाची शब्द हाँ देखिए, कर है नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द को लिखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पर्यायवाची शब्द होता क्या है, कहते किसे हैं। किसी एक ही शब्द को, किसी एक ही व्यक्ति को, किसी एक ही वस्तु को जब हम कई नामों से जानते हैं तो उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थान का वह दूसरा पर्याय कहलाता है। क्या? एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को, एक ही स्थान को जब हम कई नामों से जानते हैं तो वह दूसरा कई नाम जो है उसका पर्याय कहलाता है। जैसे आप लोग ही हैं, आप लोगों का घर पे कुछ और नाम होता है, स्कूल में कुछ और नाम से पुकारे जाते हैं और आपके दोस्त कुछ और नाम से पुकारते हैं, लेकिन आप तो एक ही हैं, वही हैं। तो वही क्या है? पर्याय है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एक से अधिक नामों से पुकारा जाए वह उसका पर्याय होता है। तो एक एक करके आइए देख लेते हैं। शरीर का तन, काया। शरीर के लिए दो पर्याय दिया गया, एक तो तन, काया। सब क्या है? शरीर ही है। दूसरा है बच्चे, बाल, बालक। बच्चे, बाल, बालक। इसके अलावा भी हो सकते हैं पर्याय, ये कोई जरूरी नहीं बस यही दो हैं, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो पूछा है तो दो देख लें। बाल, बालक। अवस्था, अवस्था, दशा, हालात। क्या कर रहा है? अवस्था, दशा, हालात। मार्ग, रास्ता, पथ। क्या है? मार्ग, रास्ता, पथ। नियंत्रण, रोक, संयम। नियंत्रण को क्या कहते हैं? रोक, संयम। भूमि, धरती, जमीन। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जब हम कई नामों से जानते हैं तो वह उनका पर्याय कहलाता है। तो आपकी ये टेक्स्ट बुक में जो भाषा की बात के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जैसा मैंने
आपको पहले और चीज़ों के बारे में बताया, इनकी परिभाषाएं बताया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप अपनी CW बुक पे नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो आप जो भाषा की बात की एक्सरसाइज दी गई है वो इनको आप अपनी टेक्स्ट बुक पर पेंसिल से नोट कर लेंगे।